हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतरीन अवस्था में हो। आज है 13, 14 और 15 मार्च 2022 का डिस्कशन। 16 मार्च 2022 का डिस्कशन, 14, 15 और 16 मार्च 2022 का डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम जो 14, 15 और 16 मार्च की मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बता दूं, आजकल ज़्यादा न्यूज़ रशिया और यूक्रेन वॉर पे आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे लिए, वही हम डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ जो इंडिया और वर्ल्ड की ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, हम वो डिस्कशन करेंगे। आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है और एक इम्पोर्टेंट कोटे के साथ जो आपका दिन बना देगी। पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पत्नी की परख पति की परख पत्नी की बीमारी में। यानी जब पत्नी बीमार होती है तो पति उसकी कितनी सेवा करता है, कितना लॉयल रहता है। और पत्नी की परख पति की गरीबी में, जब पति गरीब होता है तो पत्नी कितना साथ देती है। और मित्र की परख मुसीबत में होती है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं जो आज का डिस्कशन है। ये पाई डे 14 जो मार्च होती है, इस दिन क्या होता है, पाई डे होता है। यानी पाई एक फॉर्मूला है जो कि मैथ से जुड़ा हुआ है, आपको पता भी है, 22/7 जो फॉर्मूला है इसकी। जो मतलब 14th जनरल कॉन्फ्रेंस डिसाइडेड पाई द डे एज द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इन नवंबर 2019। तो 2019 में डिसाइड किया गया था यूनेस्को द्वारा कि इसकी जो मतलब डे मनाया जाएगा पाई डे। और कब मनाया जाएगा, 14 मार्च को मनाया जाएगा, यानी 14 मार्च को मनाया जाएगा। 14 मार्च को एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, कौन सा, कि हमें रिवर्स को बचाना है, नदियों को बचाना। आपको पता है गंगा मिशन है, और अभी यमुना को बचाने के लिए और कश्मीर की नदियों को बचाने के लिए, इन सबको बचाने के लिए भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है। तो इसी के चक्कर में 14 मार्च को यानी 14 मार्च को टू सेव द रिवर, वो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और इसकी थीम याद रखना, रिवर को बचाने के लिए, रिवर यूनाइट अस, यानी जो नदियां हैं वो हमें जोड़ती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, पूरे विश्व में जो नदियों की हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है, इस करके ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ग्लोबल सेंटर बनाया जाएगा ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए जामनगर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व की स्वास्थ्य की सबसे बड़ी संस्था है, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। लेकिन अभी इसका एक जो ग्लोबल सेंटर बनाया जाएगा ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। ट्रेडिशनल कौन सी होती है, यानी आयुष मिनिस्ट्री द्वारा ये हैंडल किया जाएगा। ट्रेडिशनल का मतलब है जो कि हमारी सदियों से चली आ रही दवाइयाँ हैं, जैसे आयुर्वेदा है, यूनानी है, और योगा है, सिद्धा है, होम्योपैथी है। यानी जो हम हमारे देसी नुस्खे नुस्खे हैं उनको जारी रखने के लिए एक भारत में WHO एक सेंटर बनाएगा। कहाँ पर, जामनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे। WHO यानी कि आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी के लिए, यूनानी के लिए भारत में कहाँ पर सेंटर बनाएगा, तो जामनगर में। ऐसे भी पूछ सकते हैं किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में है जामनगर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मदर मोर्टेलिटी रेट होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी मातृ मृत्यु दर जो होता है, ये कैसे, एक बहुत से छोटे मोटे एग्जाम में तो यही पूछ लिया जाता है, जो मातृत्व मृत्यु दर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, वो कैसे निकाला जाता है। वो निकाला जाता है 1 लाख महिलाओं पर कितने की मौत हुई, तो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें केरला ने टॉप किया है। केरला ने कैसे टॉप किया कि मतलब सबसे कम महिलाओं की मौत केरला में हुई है। यानी सबसे अच्छी महिलाओं के लिए जो स्वास्थ्य शिक्षाएं हैं, वो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, वो केरला में है। तो आपने याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मोर्टेलिटी रेट है मैटरनल, यानी मातृत्व मृत्यु दर है, वो सबसे अच्छी कहाँ पर रही है, तो केरला में। इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। और जो चाइल्ड हेल्थ है, यानी बच्चे से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य है, यानी जब माता है वो बच्चे को जन्म देती है, कितने बच्चे मरते हैं, तो इसमें भी सबसे अच्छा रैंक केरला ने ही लेके आया। यानी जच्चा बच्चा दोनों के लिए केरला का रैंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पे इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आपको ये पता है कि मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम सर को बोला जाता है, लेकिन एक मिसाइल वुमेन भी है। इस पे भी क्वेश्चन बनने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि आजकल ये प्रधानमंत्री के भाषण में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टैसी थॉमस को कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो टैसी थॉमस को कहा जाता है। एक नया क्वेश्चन आपके लिए।
और बहुत बार ये मैंने भी इवन खुद स्टैंडर्ड से लेकर मीडियम और लोअर हर एग्जाम में ये खुद मैंने देखा क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है ये पूछ लिया जाता है। बहुत से लोगों को नहीं पता संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी अभी मल्लापुरम में होने जा रही है आयोजित, याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है मुल्ला पेरियार डैम। इसमें अभी कोर्ट में सुनवाई थी और इस पे बहुत हंगामा हुआ है, चर्चा में है, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना डैम है। मुल्ला पेरियार डैम 1886 में बना था, आपको याद रखना है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, 1886 में मुल्ला पेरियार डैम बना था। और जब ये डैम बना था तो ये है केरला में, देखिए इसकी लोकेशन है, ये मैंने दिखाया, ये केरला में है डैम। और केरला में होने के साथ लेकिन जो इसका रख रखाव है मुल्ला पेरियार डैम का, देखिए यहाँ पर है केरला में। इसका जो रख रखाव है 999 साल के लिए अंग्रेजों द्वारा तमिलनाडु को दे दिया गया था। अभी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। केरला एक कह रहा है कि इसको आप या तो इसकी मरम्मत करवा दो, या आप इसका जो रख रखाव है वो केरला को दे दो, हम अपने आप मरम्मत करवा लेंगे। अगर ये डैम टूट जाता है तो केरला की बहुत ज़्यादा हानि होगी, जान धन और माल की, ठीक है। तो इस पे बहुत ज़्यादा विवाद छाया हुआ है। तमिलनाडु कह रहा है कि ये हमारा काम है, हम इसकी रख रखाव कैसे करते हैं, आपको इससे दूर रहना चाहिए। तो ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जो ये मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है, तो ये पेरियार जो रिवर है उस पर है। तीसरी बात ये, यहाँ पर इसके पास ही पेरियार टाइगर रिजर्व है। केरला कह रहा है अगर ये टूट जाता है तो इस जो रिजर्व में जंगली जानवर, जंतु, पेड़ पौधे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपने याद रखना मुल्ला पेरियार डैम है केरल में, इसका रख रखाव कौन करता है, टेक्निकल क्वेश्चन है, जरूर पूछ सकते हैं। तमिलनाडु इसका रख रखाव करता है। 1886 में ये बना था अंग्रेजों के समय पे, और उन्होंने 999 साल के लिए इसको पट्टे पर दे दिया था, किसको, तमिलनाडु को दे दिया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखना है कि जो ये पेरियार रिवर है जिस पर ये बना हुआ है मुल्ला पेरियार डैम, ये पेरियार जीवर को रेखा को इसको बोला जाता है केरला की जीवन रेखा। यानी जो ये पेरियार नदी है, पेरियार रिवर ही एक ऐसी रिवर है जिस पे केरला की इकोनॉमी, केरला का कल्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसी पेरियार रिवर को केरला की जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपने याद रखना है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। रशिया ने एयर स्ट्राइक कर दिया है आर्मी बेस पे, और इसमें 335 लोग मारे गए हैं। और नाटो ने कहा है कि ये सब गलत चल रहा है और इससे रशिया को बाज आ जाना चाहिए और अब पीछे हट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूक्रेन है वो बैकफुट पे आ गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कोविड 19 से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं कि कोविड 19 की तीसरी लहर भी आ सकती है। इसका रीज़न है क्योंकि कोविड 19 जेनेटिक वेरिएंट बना रहा है। जेनेटिक वेरिएंट का क्या मतलब है, जो पहला कोविड 19 था उसके आगे जो वो नया वेरिएंट आ रहा है उसमें पहले वाले और उससे पहले वाले और नए ऐसे तत्व शामिल होंगे कि अपने आप को ये और ज़्यादा खतरनाक बना रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना जो ये कोविड आया था, एक तो ये चाइना से आया था। दूसरी बात, इसको वुहान वायरस भी कहा जाता है क्योंकि चाइना में जो वुहान एरिया है ये वहाँ से आया है, ठीक है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन तो एचसीएस के प्री में भी पूछ लिया गया था, सोचिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, तो इसको चाइना से जो वुहान वायरस आया था कोविड 19 के साथ साथ इसको सारस कोविड 2 भी बोला जाता है। ये डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप चाहे अभी 2021 का एचसीएस का एग्जाम उठा के देख लीजिए, इसका नाम सारस कोविड 2 भी इसको बोला जाता है। और ये भी पूछा गया था एचसीएस में, देखिए ये एक आरएनए है, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोला जाता है। तो ये आरएनए है, ये पूछा था डीएनए है, आरएनए है, डीएनए आरएनए दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक आरएनए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से पूरे के पूरे जो हमारे लंग सिस्टम है उनको ये पूरी तरह से इफेक्ट करता है कोरोना वायरस, और आपने इसको ध्यान में रखना है। ये इसके सिम्टम्स हैं जो मैंने सारे के सारे डाल दिए, इससे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपने ध्यान। और ये अब से पहले 2002 में भी आया था, पर इसने उस वक्त इतनी तबाही नहीं मचाई थी। और इसको कोविड 19 इसलिए बोला जाता है क्योंकि अब ये 2019 में दोबारा आया और इसने तबाही मचा दी। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान ने क्लेम किया है कि जो यूएस कंसल्टेंट हैं वो इराक में जो मिसाइल बनाते हैं वो ईरान के खिलाफ भी यूज कर सकते हैं, और उनकी एक मिसाइल जो है इरबिल में पाई गई है, यानी इरबिल को नष्ट करने के लिए मिसाइल का प्रयोग किया है।
चाइना जो है, चाइना फेस करेगा कंसिक्वेंसीज, यानी कि चाइना परिणाम भुगतेगा अगर वो रसिया का साथ देता है, ये बोला है यूएसए ने। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने सऊदी अरबिया के साथ बातचीत बंद कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि ईरान एक शिया बहुल देश है, और जो सऊदी अरबिया है वो सुन्नी बहुल देश है। जो मुस्लिम है इनमें भी सेक्ट पाए जाते हैं, पंथ पाए जाते हैं। जो शिया और सुन्नी की लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो ईरान ने कहा है कि जो शिया मारे गए हैं, 41 शिया सऊदी अरबिया के द्वारा मारे गए हैं, और शिया कंट्री होने के साथ ईरान ने ये कहा है कि हम शियाओं की सुरक्षा करेंगे। और उसने सऊदी अरबिया के साथ बातचीत बंद कर दिया कि ये मतलब एक तरह से गलत माहौल फैला रहा है, हारमनी को अटैक कर रहा है। ठीक है। पाक के ऊपर ये मुद्दा आपने देखा होगा, ये बिल्कुल ही फनी मुद्दा हो गया है यार। पता है कैसे? अभी अभी इंडिया ने क्या किया कि पाकिस्तान के ऊपर एक मिसाइल डाल दी, और जो इंडिया ने वो मिसाइल डाली है वो, मतलब सबसे अच्छी बात ये है, खाली एरिया में गई है, और वहाँ पे उनका जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो वहाँ पे पाकिस्तान ने भी मैच्योरिटी दिखाते हुए ये कहा है कोई बात नहीं है, हमें पता है कि ये इंडियन मिसाइल है। उन्होंने चेक किया और उसने बोला कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अभी उसने कहा कि हमें इस पर एक मीटिंग बैठानी चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, ताकि आगे से ऐसी कोई ये घटना ना हो। और जो इंडिया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, हमारे से गलती से मिसाइल दागी गई, हम वहाँ दागना नहीं चाहते थे, आगे से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इंडिया ने गलती से किस देश में पाकिस्तान मिसाइल दाग दी, तो पाकिस्तान। या ऐसे भी आ सकता है कि गलती से पाकिस्तान में मिसाइल किसने दाग दी, तो इंडिया ने दाग दिया। ठीक है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल का एक पार्ट बोली गई है, यानी ब्रह्मोस का एक तरह से एक छोटा संस्करण बोला जाता है। ब्रह्मोस के बारे में बता देता हूँ। ब्रह्मोस रशिया और इंडिया का संयुक्त मिसाइल सिस्टम है, और ये दो नदियों के नाम पर इसका नाम है, एक ब्रह्मपुत्र और एक रूस की मस्कोवा नदी, और इंडिया की ब्रह्मपुत्र नदी। और इसकी रेंज है जो 300 किलोमीटर है, और एक ये क्रूज मिसाइल है, यानी पहले इसका निशाना जहाँ सेलेक्ट किया जाता है ये वहीं पे जाती है। इंडिया और चाइना की 15th राउंड की मिलिट्री टॉक होने जा रही है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और जो कमांडर टॉक होनी थी इंडिया और चाइना की, देखिए ये वो 14 मार्च की न्यूज़ है जो मतलब टॉक होनी थी, और ये 15 मार्च की न्यूज़ है। ठीक है, यानी कि कल की न्यूज़ है। तो ये आज 16 मार्च के न्यूज़पेपर में आई है। जो इंडिया की और जो चाइना की जो बातचीत हुई थी वो फेल हो गई है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये देखिए, LAC। थोड़ा सा फर्क है। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है उसको बोला जाता है LOC, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको बोला जाता है, सीमा रेखा को, LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आपने ध्यान में रखना है, LAC इंडिया और चाइना के बीच में है। दो विवादित क्षेत्र इसी तरह दोनों के बीच में है, आपने याद रखना है, इन पे भी क्वेश्चन बनता है। जो सियाचिन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है, और जो अक्साई चीन है वो इंडिया और चीन के बीच में विवादित क्षेत्र है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है। और ये न्यूज़ मैंने इसलिए डाली क्योंकि पर्यावरण को देखते हुए और हमारे बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सोलर ट्री है, यानी कि जो सोलर प्लेट है वो पृथ्वी से इतनी ऊपर लगाई गई है ताकि ये ज़मीन को ना घेरें। क्योंकि जब ज़मीन पर इतनी सोलर प्लेट लगाई जाती हैं तो वो उपजाऊ ज़मीन या ऐसी ज़मीन को घेरती है जिसका कहीं और यूज हो सकता है। तो आंध्र प्रदेश में एक बंदे ने क्या किया कि उसने सोलर ट्री बनाया, और उस ट्री पे ऊपर की ऊपर ऐसे प्लेटें लगा दी गई, जिससे बिजली भी बनती रहेगी और साथ में ज़मीन का अन्य यूज भी होता रहेगा। तो ये था 14, 15 और 16 मार्च का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।